लास्ट टर्न पे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैंने थ्योरी आपको पूरा समझा दिया है, सारी बातें बता दी। एक दो चीजें और हैं, उनको थोड़ा सा समझ लीजिए। छोटा छोटा टॉपिक है, बातचीत बंद करो भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस आधार पर कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक जगह लिखिएगा सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरी जगह लिखिएगा अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड और अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन ही जाता है। कहा जा रहा है जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है तो दो बॉन्ड बनते हैं। कैसे सर? अगर मान लीजिए मैं HF2 माइनस की बात करता हूं एक जगह पर, और एक जगह पर एग्जांपल लेता हूं HF और HF मॉलिक्यूल के बीच में, यानी कि HF के लिए। तो HF वाला आपको पता है, जब HF मॉलिक्यूल में आप हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो क्या F सिंगल बॉन्ड H, और ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल लिख देते हैं F सिंगल बॉन्ड H। इस H के ऊपर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फ्लोरीन के पास होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और क्या आपको ये हरा वाला बॉन्ड नजर आ रहा है? इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर बात की जाए तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अलग अलग है, यानी कैसे है? अनसिमेट्रिकल है। और ये टूट भी नहीं सकता है क्योंकि यहां पर रियल नेगेटिव चार्ज नहीं है। इन सब पर कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। लेकिन अगर मैं HF2 माइनस की बात करूं तो क्या बेटा HF2 माइनस में अगर मैं इस बॉन्ड को इस तरीके से बनाऊं कि F सिंगल बॉन्ड H और यहां लिख दूं F माइनस, तो क्या यहां पर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन सर ये बॉन्ड क्योंकि यहां रियल नेगेटिव चार्ज है, तो अगर मैं इसी बॉन्ड को इस तरीके से लिखूं तो क्या बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। उसका रीजन क्योंकि यहां रियल F माइनस है, तो इस H प्लस को अट्रैक्ट करके ये कोवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड था, और जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड में। इसका मतलब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ जो बॉन्ड है वो कैसा है? सिमेट्रिकल है सर। बात समझ में आ रही है? यानी दोनों पर ही पार्शियल करेक्टर है मौजूद है। दोनों डायग्राम बना लीजिए और बड़े 1 सेकंड में कहानी खत्म कर देंगे।
यानी कहा यह गया कि आफ्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफ टू सिमेट्रिकल बॉन्ड या टू आइडेंटिकल बॉन्ड अराउंड हाइड्रोजन प्रेजेंट कॉल्ड सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि ये बॉन्ड आपस में क्या हो सकते हैं, एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि ये बॉन्ड आपस में इस तरीके से बट रहे हैं। तो आईआईटी में सवाल आया हुआ है ये, यहां पर सर क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, एफ एच एफ, और इनके बीच में ऐसा चार्ज होगा, पार्शियल चार्ज मौजूद होगा, जिसे बोला जाएगा हाइब्रिड। ये क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कहलाएगा। ये हाइब्रिड इसलिए भी कहलाएगा क्योंकि अच्छा ये जो माइनस है उसको मैं ओवरऑल ऊपर बना सकता हूं। तो ये काम ऐसे समझो, ये काम कब पॉसिबल है, जब हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और एनायनिक एटम के बीच में बन रहा होगा, तभी सिमेट्रिकल फॉर्म हो सकता है। जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और न्यूट्रल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनेगा तो वो बॉन्ड कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो यहां लिखिएगा सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इफ टू बॉन्ड्स around hydrogen are identical, if two bonds around hydrogen are identical, ऐसी बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मोटा मोटी बात कि अपने को सवाल करने के लिए बढ़िया से याद रहे तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, अच्छा एटम सेम होना चाहिए ये बात कंफर्म है, अगर एटम ही डिफर कर गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिफर कर जाएगा और वो बॉन्ड उतना प्रॉपर बनने वाला नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूं, बल्कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों लिखूं, मैं ऐसे लिख देता हूं कि अगर ए सिंगल बॉन्ड H है और वो A माइनस के साथ क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इस प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड किस कैटेगरी में आएगा, सिमेट्रिकल। अब ये तो तय बात है कि इसका मतलब हमारा हाइड्रोजन अगर किसी एनायन के साथ जिसका एलिमेंट न्यूट्रल जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो ये दोनों बॉन्ड कैसे होंगे, सिमेट्रिकल। एक और बात, अगर यहां बॉन्ड लेंथ L1 है और ये बॉन्ड लेंथ L2 है तो क्या हर हालत में L1 बराबर क्या होगा, L2 होगा, क्योंकि बॉन्ड सेम है दोनों। लेकिन यहां आएंगे सर, अगर मुझसे बोला जाए कि ये वाली बॉन्ड लेंथ L1 है और ये वाली बॉन्ड लेंथ L2 है, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है सर, L1 और L2 में 100% L1 लेस देन L2 होगा, ये ज्यादा क्लोज बॉन्ड होगा। क्लियर है मामला, बना लीजिए, ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फंडा इतना ही है। अगर सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा किसी एनायनिक एलिमेंट के साथ बनना चाहिए, तभी वो अपने बॉन्ड को शिफ्ट कर सकता है। क्योंकि एक तरफ अगर माइनस है तो दूसरा वाला टूट के थोड़ी देर में माइनस में बन जाएगा, और उस स्ट्रक्चर को बनाना, एक साथ दिखाना क्या कहलाता है, उसका हाइब्रिड बनाना। हाइब्रिड का मतलब होता है पूरी पिक्चर का ओवरव्यू कि असलियत में पूरा खेल क्या हो रहा है। माइनस बाहर लिखने का मतलब है जिन एटम्स पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज कभी इधर है और कभी इधर है, यानी दोनों फ्लोरीन पर नेगेटिव टहलता रहे। एक प्रकार से आप इसको
रेजोनेंस हाइब्रिड जैसा मान सकते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड है तो नहीं, पर माना जा सकता है। अब इस पर जो सवाल है, अगर इतनी बात आपकी पकड़ में आती है तो आप आराम से इस सवाल को कर सकते हैं। क्या है मामला? कंपाउंड, सिर्फ देखना है, कंपाउंड एग्जिबिटिंग सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमें कैसा बॉन्ड बनाना है? सिमेट्रिकल बनाना है। अब सिर्फ मुझे इतना बताइए, क्या पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए? क्या यहां पर HF और HF के बीच में बनेगा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा कैसा बनता है? अनसिमेट्रिकल। क्या ये बात समझ में आती है आपको? क्या यहां पर HF और F माइनस के बीच में बन रहा है? बोलो भैया। तो इसका मतलब सीधा सा है, इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा। सीक्वेंस कोई भी हो, वाटर में भी अनसिमेट्रिकल होगा। यहां आते हैं, क्या ये बॉन्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है और जुड़ा किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। तो इसका मतलब है कि कैसा करेक्टर होगा? सिमेट्रिकल। बहुत सीधी सी कहानी है। यहां आते हैं सर, क्या ये माइनस इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा? तो क्या एनायन और हाइड्रोजन मिलकर बना रहे हैं, तो क्या होगा? सिमेट्रिकल। क्वेश्चन उतार लीजिए आराम से, जब कभी सवाल आएगा आप आराम से निकाल ले जाएंगे, ज्यादा चक्कर नहीं है। मतलब मान लो कभी तुमसे पूछ लिया गया, क्योंकि तुम सब कुछ पढ़ के गए हो, इंट्रामॉलिकुलर भी इंटरमॉलिकुलर भी, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि हाँ, अगर इस तरीके का मामला है तो हम कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसके बाद बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पढ़े हैं। कुछ बाइकार्बोनेट्स हैं जिनको पढ़ना बनता है, क्योंकि आगे चल के पढ़े, इससे अच्छा यहीं पढ़ के खत्म करते हैं। अगला पोर्शन है सर, केवल एक बार देख लोगे तो कभी भी सवाल आएगा तो कर पाओगे। रीजन ध्यान रखोगे किस वजह से। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है तो आयनिक कंपाउंड होता है, सॉलिड नेचर होता है उसका, लेकिन उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेता है कि वो स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। चलें सर, अगला हेडिंग डालिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड अवस्था में पाया जाता है और कहा जाता है कि इसके अंदर जो एनायन होते हैं, एनायन फॉर्म पॉलीमर। तो इसका मतलब ये कैसा आयनिक सॉलिड होगा? पॉलीमर वाला आयनिक सॉलिड होगा। पॉलीमर बनने की वजह से सॉलिड होगा। अब सर ऐसा क्यों हो रहा है उसकी बात समझिएगा। Na आयन का जो साइज है, ये ब्रेक हो गया Na प्लस में और HCO3 माइनस में, ये इसका एनायनिक पार्ट है। इसका साइज जो है वो काफी स्मॉल साइज है। तो अगर स्मॉल साइज होगा तो कहीं भी इधर उधर दाएं बाएं एडजस्ट हो जाएगा, और एनायन का साइज बड़ा होगा सर, तो इसके एनायन आपस में मिलकर एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। नीचे लिखिएगा, इन सोडियम बाइकार्बोनेट साइज ऑफ कैटायन ब्रैकेट में Na प्लस इज वेरी स्मॉल। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, नाम लिखना पूरा, या इन सोडियम बाइकार्बोनेट size of cation Na plus is very small, so its anion HCO3 minus
फॉर्म पॉलीमर, फॉर्म पॉलीमर। कैसा पॉलीमर बनेगा? HCO3 माइनस को मैं ऐसे बना रहा हूं, सॉलिड तो है ही, आयनिक सॉलिड है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस तरीके से हमने इसके 3 एनायन तुम्हारे सामने रखे। ये है मामला सर। जितने भी हाइड्रोजन्स हैं उन सबके पास, अब तो हम कुछ भी पूछेंगे क्योंकि पढ़ा दिया है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है सर? रियल निगेटिव चार्ज बगल में दिख ही रहा है तुमको। तो क्या सर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा और ये इसी तरीके से हजारों लाखों एनायन आपस में जुड़ते चले जाएंगे या नहीं? और इनको रोकने के लिए Na+ कभी नहीं आएगा क्योंकि उसका साइज बहुत स्मॉल है। क्लियर है मामला? इसका सीधा सा मतलब है सारे एनायन आपस में जुड़ते चले जाएंगे। एक छोटी सी बात हमको ये बता दो, क्या यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, अब केवल हाइड्रोजन बॉन्ड ना बोल के क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड है? बोलो बेटा, इसको भी लिख लो यार, तो पढ़ ही लिया है तो अब तो ये भी बता सकते हैं। तो कल को अगर पूछा जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो किस वजह से होती है? तो जवाब है कि उसके एनायन जो होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? पॉलीमर फॉर्म करते हैं। और इस पॉलीमर का मेन कॉज क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा बोला जाता है। अब अगर इसे पढ़ रहे हैं तो इसके भाइयों को भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट को, तब तो बात पकड़ में आएगी मेन रीजन क्या है, वरना साइज छोटा बड़ा होने कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा यहां पे। तो ये बहुत क्लियर है, बहुत आराम से निकल जाएगा। अब जितना डिफिकल्ट पार्ट था वो गया, वो हो गया। चलें हटाएं, चलिए सर अगला हेडिंग डालिए, पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3। यहां पर मैं बोलूंगा एनायन फॉर्म डाइमर। अब ये जो एनायन है ये क्या फॉर्म करेंगे? डाइमर फॉर्म करेंगे, ये पॉलीमर फॉर्म नहीं करेंगे। रीजन बड़ा क्लियर है, K+ का साइज Na+ से बड़ा होता है। तो नीचे लिखिएगा साइज ऑफ K+ ग्रेटर देन Na+। तो आयंस को ये इतना फ्री नहीं रखेगा कि वो आपस में आके जुड़ पाए, और उनके बीच में एक ठीक ठाक रिपल्सन भी काम करेगा, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो लिखिएगा साइज ऑफ K या साइज ऑफ K+ ग्रेटर देन साइज ऑफ Na+। So anions are farther away, farther मतलब दूर रहेंगे, farther away and form dimer rather than form polymer, and form dimer rather than form polymer। ब्रैकेट में लिखिएगा पॉसिबिलिटी ऑफ एनायन possibility of anion contact reduces
possibility of anion contact reduces with increase in size of cation, with increase in size of cation. ब्रैकेट में लिखना, दिस इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर, अब कौन बचा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, RbHCO3 एंड CsHCO3, रुबिडियम बाइकार्बोनेट एंड सीजियम बाइकार्बोनेट। ठीक बात। अब मुझे ये बताओ, अगर एनायन एनायन के बीच में इंटरेक्शन कम हो रहा है तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम हो रही है? बोलो भैया। सारे एनायन जुड़ते जाएंगे तो ज्यादा मजबूत चेन बनेगी, और कम कम जुड़ेंगे तो इसका मतलब है अपने आप ही क्या होगी, चेन कमजोर हो जाएगी। तो नीचे लिखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। जैसे रुबिडियम सीजियम में आओगे तो साइज और बढ़ जाएगा, तो वहीं बगल में लिख लेना, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ रिड्यूसेस। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर रिड्यूस करेगी तो इनको उठा के अगर मैं पानी में डाल दूं तो ये जल्दी टूट जाएंगे। तो लिखिएगा, इन वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, इन वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ये सारे वो फैक्टर हैं जो इनऑर्गेनिक में पता नहीं चलते, तो इनको यहीं पढ़ लेंगे तो बढ़िया से पता चल जाएगा। अब सर, क्या ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, जिसको आप इंट्रामोलिकुलर बोल सकते हैं। यही है आपका बाइकार्बोनेट। बोलो भैया। अब हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। तय बात यह है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां भी बन रहा है वो कैसा वाला है, सिमेट्रिकल है। कौन सा बॉन्ड है, सिमेट्रिकल है। अब क्या करते हैं, एक बेहतरीन सवाल करते हैं। ये बता तुम्हें इसलिए दिया है कि तुमको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि सवाल ऐसा दिया गया है कि तुम ना कर पाओ। अब हमने तुमको खड़ा कर दिया है कि तुम्हें चीजें अगर याद हैं तो तुम वो सवाल कर पाओगे। चले, अगर आएगा उस तरीके का सवाल तो वो इनऑर्गेनिक का बेहतरीन सवाल होगा, और वो जेईई एडवांस में ही आएगा, मैच द कॉलम में आएगा। बात समझ में आ रही है? क्या है मैच द कॉलम, देखते हैं। चले हटाए, छापो यार फटाक से, कुछ तो अपने मर्जी से ही बना लिया करो कभी कभी। हो गया? कहाँ गया वो? फुल पक्का इनऑर्गेनिक वाला है। मैच द कॉलम, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का जबरदस्त मिश्रण है ये। अगर आपने इसका सही आंसर मैच करा दिया तो आपको सेलेक्ट होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। चलो दिमाग लगाओ, अपना अपना सवाल करो, अपना अपना आंसर बनाओ। अच्छा, ये बात तय है, यहां पर स्ट्रक्चर वो लेना है जो स्टेबल होता है ना? तो बीच बीच में ऑर्गेनिक भी फंसी हुई है, जैसे नॉर्मल ब्यूटेन है, तो ये कन्फर्मेशनल वाला मामला है। इसमें हम लोगों को देखना है कि कोई फॉर्म ध्यान आ रही है क्या। और ये एनिट नहीं है, ये एंटी है ना? थोड़ा सा
जानते हो अपना भाई है वो, गलती ना करे तो कैसे पता चलेगा। दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा मामला, ज्यादा मत लगाइएगा। हो गया, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए। चलें, छाप लो आराम से, नहीं तो बाद में कहोगे कि टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं कर पाए। देख लो, समझ लो, क्योंकि गलत है होना है तुमसे। क्यों समझ नहीं पा रही हो? क्या क्या करना है इसमें? मैच करना है, सही मैच करना है। कितने लोगों ने कर लिया है? हो गया? अब डेटा मालूम है तो फटाफट काम हो जाता है, नहीं मालूम है तो लिए बैठे रहो इन सवालों को, कुछ होने वाला नहीं है। और सीधा सा फंडा है कि क्लियर कट पता होगा तभी सही है, वरना सब बेकार है मामला। आइए सर, अगर बात की जाए सोडियम बाइकार्बोनेट, आयनिक तो होता है, सॉलिड है क्या, लेकिन पॉलीमर बनता है तब होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा फर्स्ट का एस। तो मैं यहां बगल में लिखता भी जा रहा हूं। अगला है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्या हमको मालूम है कि आयनिक तो होता है लेकिन डाइमर बनता है नायन में, इसलिए होता है, तो इसका मतलब टी से मिलाया जाए, तो इनका आंसर हो गया टी। H3BO3 बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था। 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, शीट के बीच में वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, शीट के बीच में क्या लगता है? वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब शीट बनाने में तो हाइड्रोजन ही बॉन्ड लग रहा होगा, तो H3BO3 का जो मैच होगा वो हम करा देंगे 2D शीट से, यानी कि यहां लिखेंगे Q। HF बढ़िया से पढ़ाया है, सिग्जैग स्ट्रक्चर होता है, लोन पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये हमारा सिग्जैग यानी कि V आ गया। अगली कहानी है सर एथिलीन ग्लाइकॉल। ये भैया जो आए हैं ये आइसोमेरिज्म में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से आए हैं, लेकिन क्या हमको पता है कि एथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है वो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? और ये हमने आपको वहीं पढ़ा दिया था। एथिलीन ग्लाइकॉल का मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। और जाहिर सी बात है वो कॉस और एक टर्म एंटी अगर लिख रहा है तो वो कन्फर्मेशनल की बात कर रहा है। ये कार्बन के 3 हाथ हैं, 2 हाइड्रोजन और एक OH। तो जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो एक कार्बन बनाते हैं ऐसे और एक कार्बन डॉट से, और इसके 3 हाथ 120 डिग्री पर बनाए जाते हैं। तो क्या यहां पर अगर मैंने OH बनाया तो ये दोनों के पास क्या होगा? H और H होगा।
अब हम 3 हाथ बनाएंगे फिर से 120 पर, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो फॉर्म बनाए जो ज्यादा स्टेबल हो। तो क्या हम इसके ओवेज को यहीं पास में ही लाके खड़ा कर दें? तो अगर हमने पास में लाकर खड़ा किया तो इसका सीधा सा मतलब है ये आराम से बढ़िया से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। बोलो यार, अब ये आपके मूड के ऊपर है, आप ये वाला H और ये ऑक्सीजन ले लो, ठीक बात है। तो इसका मतलब इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? गॉस फॉर्म। और यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। कौन सा? इंट्रामोलिकुलर। तो सर एथिलीन ग्लाइकॉल की गॉस फॉर्म होगी जो स्टेबल होगी, यानी स्मॉल यू। ओके सर। नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन मतलब CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 पढ़ाया था। जब सवाल में कुछ भी ना बताए तो अपनी तरफ से बुद्धिमानी नहीं दिखानी है, आपको सेकंड वाला रोटेशन सिमेट्रिकल रोटेशन मानना पड़ता है, बीच वाले को मान लीजिए। अब सर कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी? तो कार्बन के 3 हाथ हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 मेथिल। मेथिल एक बल्की ग्रुप है, अगर पास में रहेगा तो रिपल्सन ज्यादा रहेगा। तो इस जगह पर हम लोगों ने पढ़ा था इसकी एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, जिसको आप स्टैगर्ड भी बोलते थे सर। तो अगर हमें एंटी बनाना है तो अब हमें दूसरे कार्बन के मेथिल को अपोजिट लगाना पड़ेगा, और यही इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म थी, जिसको हम लोग बोल रहे थे एंटी बोल दो या स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड बोल दो। इन्होंने कुछ ज्यादा ही मेहरबानी दिखाई है। तो सर नॉर्मल ब्यूटेन गया एंटी स्टैगर्ड, यानी कि ऐसे। बगल में आंसर इसलिए लिख रहा है कि ये सांप सीढ़ी का जो खेल है इसमें आप कंफ्यूज ना हो। लास्ट में आता है वाटर, और सर बड़े बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। वाटर अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि वो आइस है और ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है, यानी इन्होंने आइस न लिखकर वाटर सॉलिड लिख दिया। तो आंसर होगा बी। कितने लोगों का सही है ये? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो भी सर तो करोड़ों रुपया मार देंगे अगर इतने सेलेक्ट हो गए तो। हाँ और क्या, उतार लीजिए, जो बात ना पता हो उसको नोट कर लीजिए, जिनसे जहां गलती हुई होगी। हाँ, जो सुबह वाले बैच के बच्चे हैं उन्होंने कन्फर्मेशनल नहीं पढ़ा है, तो उनको इतनी छूट है कि अगर वो 5वें और 6ठे को मैच नहीं करा पाए हैं, बाकी मैच कराया है तो मामला ठीक चल रहा है। बाकी तो बहुत सारे ऐसे भी अपने पास जिन्होंने कुछ भी मैच नहीं कराया होगा, तो वो डिजाइन बना लें, उतार लें। बेहतरीन सवाल है सर। बंद हो गया लग रहा है ये लाइव। है मैं तो नहीं आ रही, मैं तो लग रहा कोई गाली लिख रहा है। ये चल रहा है कि बंद है? तो देखा करो ने फायदा क्या है इसको लगा के रखने का। फिर यहां तक मामला क्लियर है, तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए। चलो अब कुछ सवाल खेल लेते हैं। एक सवाल और है, और वो ये है। आओ सर, सवाल उतारो पहले, बढ़िया सवाल है। पूछ रहा है इनमें से कौन है जो एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। एसिडिक सॉल्ट बेटा क्या होता है? जो अपने अंदर से H+ देने की क्षमता रखता हो। वैलेंसी फैक्टर में इतनी बात तुमने पढ़ रखी है। बड़ी सिंपल कहानी है, छोटी सी बात अगर आपको ध्यान है। अच्छा एक बात बताइए, केवल वही आदमी एसिडिक सॉल्ट बना सकता है जो अपने पास H+ फंसा के रखे। ये हम लोगों ने पढ़ा है। अरे एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट पढ़ाया था। एसिडिक सॉल्ट वो होता है जो H+ दे सके,
बेसिक सॉल्ट वो होता है जो OH माइनस दे सके। लेकिन सर अगर H प्लस देना है तो एक बात बताइए, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई लिमिटेशन नहीं है तो रिएक्ट तो पूरा ही कर जाएंगे, तो वो H प्लस क्यों बचा रहे? वो H प्लस तो तभी बचा रहेगा जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा फंसा रहे। ऐसा काम केवल कौन कर सकता है? HF। क्या करेगा सर? अगर आप, ये पढ़ा हुआ है आपका, HF की रिएक्शन मान लीजिए आपने KOH के साथ करा दी, बात समझिएगा, तो अगर आपने KOH के साथ कराई तो जाहिर सी बात है क्या फॉर्म होता है? KHF2, जिसको मैं क्या बोलता था? फर्मी सॉल्ट। इसी का इलेक्ट्रोलिसिस कराकर फ्लोरीन निकाला जाता है और सीधा फंडा है जो आपका फर्मी सॉल्ट है वो है K प्लस और HF2 माइनस। सर अगर HF2 माइनस आप लिख रहे हैं, बाकी जगह तो आप केवल एनायन लिखेंगे, यानी अगर मैं यहां लूंगा तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मैंने KOH को कैसे ले रखा है? एक्सेस में, क्योंकि जब सवाल में कोई लिमिटेशन नहीं दी है तो आपको एक्सेस ही मानना पड़ेगा, यानी जितना H प्लस है ये सब निकालने की औकात रखता है। लेकिन यहां पर H प्लस क्यों नहीं निकला? क्योंकि रीजन है HF2 माइनस में HF और F माइनस के बीच में क्या सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या इसके पास अभी भी H प्लस रह गया है। अब तुम्हें लगेगा क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है लेकिन H प्लस फंसा रह गया। अब इसे उठाकर जब पानी में डालोगे तो K प्लस और HF2 माइनस और HF2 माइनस का H प्लस भी पानी में आकर कूद जाएगा, यानी कि H प्लस दे सकता है। तो सीधा सा फंडा है कि एसिड सॉल्ट का मतलब होता है क्या दे पाए? H प्लस देने की टेंडेंसी हो। बना लीजिए। तो ये सारे सवाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस पर हैं सर, बाकी में कुछ नहीं होगा अगर आप रिएक्शन लिखेंगे। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं H3PO2, जिनको दर्द हो रहा हो, KOH, तो सर अब ये फास्फोरस के पास इतनी पावर नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है ये एक्सेस में है ही, तो अब ये क्या करेगा? 3 H प्लस निकाल देगा और बना देगा K3PO2। सॉरी क्यों सॉरी बोला है बता दो जरा। हाँ, सॉरी इसलिए बोला है कि H3PO2 का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। बोलो भैया, केवल कितना H प्लस दे सकता है? 1, और वही एक H प्लस जब निकल जाएगा तो ये बनेगा KH2PO2। हाइड्रोजन होने भर से एसिडिक सॉल्ट नहीं होता है, हाइड्रोजन देने से होता है एसिडिक सॉल्ट। तो इसका मतलब इसके पास अब H प्लस देने की टेंडेंसी नहीं है। क्लियर है बात? तो ये कैसा सॉल्ट होगा? बोल नहीं रहे हो गुरु तुम? नॉर्मल सॉल्ट। हाँ, नहीं अब धीरे धीरे आगे चीजें कठिन होंगी, मरोगे तुम, अभी देखना, क्योंकि इतनी चीजें पढ़ाई अगर तुम्हें ध्यान ही नहीं है तो मामला फंसेगा। तो ऐसे ही आप बाकी भी देख सकते हैं। अच्छा, यहां तो एक ही एक H प्लस निकलेगा, तो यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले हटाएं, छाप लो फटाफट। और जो डेटा पढ़ा है याद रखना है, क्योंकि इसमें फायदा बस इतना है, क्लास में अगर आपने अच्छे से सुना है वहां आंसर देख के टिक मार के काम खत्म है, कोई रिवीजन नहीं होता है। ध्यान आ जाएगा तुमको वहां पे कि हाँ यार सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट कुछ बता रहा था, क्योंकि गलत तो तुमको वैसे ही आता है कि दोनों सॉलिड होते हैं। अरे बोलो ना यार, ये ज्ञान तो कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही तुम्हें पता है क्या सॉलिड होते हैं। सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, बुद्धि लगाओगे कि हाँ कुछ बता रहा था कि K प्लस का साइज बड़ा होता है तो बॉन्डिंग कम होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी तो सॉल्युबिलिटी पानी के साथ कम हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती क्योंकि साइज इंक्रीज करता है। क्लियर है मामला? सॉरी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज। जाहिर सी बात है जब आयंस आपस में कम बंधे रहेंगे तो आसानी से ब्रेक हो जाएंगे। अच्छा, उसको हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज किया, तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं इनऑर्गेनिक में कि साइज इंक्रीज किया, इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी
बढ़ गई, लेकिन उसके पीछे का मेन रीजन नहीं पकड़ पा रहे कि सोडियम बाइकार्बोनेट में जो मामला है वो ध्यान रखना है। सेम ऐसे ही पूछा जाता है NaOH जो होता है, बात आ ही गई है, NaOH डेलिक्विसेंट नेचर होता है। ये डेलिक्विसेंट क्या होता है? जो अपने अंदर पानी को रख पाए, यानी पानी को एब्जॉर्ब कर पाए। बात समझ में आ रही है? तो NaOH ये काम क्यों कर लेता है? क्योंकि NaOH Na+ और OH- है, और ये मैं एक्वस की बात कर रहा हूं। तो अब इतनी बुद्धिमानी तो तुम्हारे पास होगी कि अगर OH- है तो जाहिर सी बात है कि जो वाटर है वो क्या H2O है, और वाटर है, और यहां आपके पास है OH-। तो क्या ये हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा या नहीं बना लेगा? तो जो आपका OH- है वो क्या वाटर मॉलिक्यूल के साथ चिपका होगा या नहीं होगा? तो अगर वाटर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है या अपने साथ जोड़े रखा है तो क्या बोल सकते हैं कि डेलिक्विसेंट नेचर है। क्लियर है बात? साइड में लिख सकते हैं, छाप लीजिए, छोटी सी बात है। मतलब इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, बनाइएगा मत कि आप जब बनाएंगे तो गलत है होगा। और एक बात सुन लो, हमारे पास कोई ये मत आना कि सर अगर हम ये कर दें तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। चले भैया, हटाया जाए। आइए, ये IIT का एक छोटा सा सवाल है, आया हुआ है, तुम तो देख के ही कर दोगे, करके खत्म करो गुरु। अच्छा, अपना अपना आंसर अपनी अपनी कॉपी में लिख लो बस, केवल अगल बगल वाले को बिना बताए, जो तुम्हें ठीक लगे। क्योंकि दिमाग में कई बार क्या होता है, जैसे कुछ आया और उसके बाद लगा कि अरे नहीं 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 ये होगा, कॉपी में जो लिख लियो वो तो फिट ही है मामला। लिखो आंसर फटाक से, बगल में मत देखना। हम्म 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 खड़े हो, इनको बताओ कि फर्स्ट क्यों नहीं है, या बाकी और कोई क्यों नहीं है। मॉलिक्यूल तो सभी हैं, बैठो। और कोई? क्यों? खड़े होके बात किया करो, बैठ के बेटा हम नहीं बात करते हैं। क्या ये पढ़ाया है कि जब भी सिंगल बॉन्ड की बात होगी, जो बताना चाह रहा है, मॉलिक्यूल मत बोलो, सिंगल बॉन्ड बोलो, उल्टा बोल रहे हो तुम। सिंगल बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड क्या HF है या नहीं है? तो क्या कंफ्यूजन है साले तुमको यहां पर? कोई भी नहीं है मतलब? हाँ, अबे इसमें किस मतलब फर्स्ट बोलने वालों को तो डूब मरना चाहिए भाई। फर्स्ट थर्ड फर्जी बता रहे हो, और तुम क्या दिमाग लगा रहे हो मैं बताऊं? तुम दिमाग क्या लगा रहे हो? वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हो। अबे साले ये सब तो तब होता है जब स्ट्रांग वाला ना हो,
ये सब हम लोगों ने वाटर और अमोनिया में किया है, कभी एचएफ में किए हो क्या? क्योंकि एचएफ का तो कंफर्म है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बना लीजिए। हम जान रहे हैं ये सवाल उन्होंने पूछा होगा तो इसी वजह से पूछा होगा कि ज्यादा पढ़ने के बाद भी गलती होती है। अब तुमने ज्यादा पढ़ लिया है, अब तुमसे गलत होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि तुमको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से और बगल में मोर। अबे साले ये तो देख ले कि फ्लोरीन से ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, तो फ्लोरीन से जुड़ा H जब जुड़ेगा तो सबसे अच्छा बॉन्ड बनाएगा। हाँ, कभी मॉलिक्यूल अगर दे दे और पूछा जाए कि नेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट कहां है, तो फिर आंसर वाटर चला जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे बात आ जाएगी। इसीलिए उन्होंने मॉलिक्यूल नहीं बनाया, उन्होंने क्या किया, एक पोर्शन काट के सामने रखा है। बात समझ में आएगी, अब गलती नहीं होगी। चलिए, which of the following compound will give stable addition product with water? मैं आपको एक हिंट देता हूं, जितने भी कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो वाटर के दोनों H को लेकर, क्या वाटर के दोनों H को लेकर अपने साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पर वाटर इस डबल बॉन्ड O में जोड़ देना है, यानी कि क्या हर कार्बन पे दो दो OH हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? बनाइए प्रोडक्ट। एडिशन का मतलब है वाटर को जोड़ देना। तो पहला काम क्या होगा, यहां पर बनेगा ये बेंजीन रिंग, ये वाला कार्बोनिल का कुछ नहीं होना है, C डबल बॉन्ड हो, एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना है, C डबल बॉन्ड हो या C डबल बॉन्ड O है, वाटर को मान लो H प्लस और OH माइनस, और जितने भी कार्बोनिल्स हैं, इधर देखो ये आपका कार्बोनिल है, दिख रहा है अब, ये आपका कार्बोनिल है बेटा। इस कार्बोनिल में जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव होगा, और जो वाटर है आप उसको मान लीजिए H प्लस और OH माइनस। ठीक बात, गलत है लेकिन बात काम की है तो काम चल जाएगा। गलत मतलब जोड़ने का तरीका गलत है। क्या कार्बन पर प्लस है तो कार्बन को OH माइनस मिलेगा, ऑक्सीजन को H प्लस, यानी हर कार्बन के पास दो दो OH हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल एक ही जोड़ना है। तो जैसे ही मैंने यहां पर जोड़ा तो क्या यहां पर दो OH होंगे, जिनको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, डिजाइन बना के इस तरीके से इसलिए लिख रहा हूं कि अगर ये हाइड्रोजन इस तरीके से सेट हो जाए तो क्या इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो है ही, बगल में ऑक्सीजन भैया है, उनके साथ मिलकर क्या ये लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इस मॉलिक्यूल को क्या रखेगा, स्टेबल रखेगा। तो इसका मतलब है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो पूछा गया है कौन कौन से प्रोडक्ट स्टेबल हो सकते हैं, पहली वाला सही है। अगर कभी बात की बात करें तो इसका नाम है निनहाइड्रिन। क्या कहते हैं, निनहाइड्रिन। नाम की जरूरत नहीं है, ज्ञान है, जबरदस्ती दे रहे हैं।
CCl3CHO, इन भैया को कहते हैं क्लोरल, पढ़ा है हम लोगों ने। और क्या ये वही बात कह रहा है CCl3 प्लस वाटर यानी CCl3CHO डॉट वाटर यानी क्लोरल हाइड्रेट की बात कर रहा है? तो वो दोनों OH आएंगे यहां पे, जुड़ेंगे, वो तो बनाया हुआ स्ट्रक्चर है तुम्हारा। तो जब तुम इसको बनाते हो तो क्या करते हो, जो Cl है उनको इस तरीके से बगल में सिंगल बॉन्ड C और वाटर के साथ OH और एक इनका H ऐसे ही रखो। क्या इनके बीच में अब Cl नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, मगर यहां हाइड्रोजन इसकी खोपड़ी पर आकर खड़ा हो गया है, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ा। क्लियर है मामला? इसका मतलब है, सीधी सी बात है, यहां पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये भी क्या है, स्टेबल है। अगर CCl3CHO क्लोरल है तो CF3CHO फ्लोरल है, क्या कहलाएगा? फ्लोरल कहलाएगा। अगर ये काम Cl कर सकता है तो फ्लोरीन तो ये काम बड़े अच्छे से धूम धड़ाके से करेगा। तो यही सेम रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ कराऊंगा तो अब तो और बढ़िया तरीके से बॉन्ड बनेगा, CF3, और ये समझ में आ रहा होगा जो CHO वाला कार्बोनिल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो सर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये क्लियर है बात? तो यहां पर भी कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो भाई 1 2 3 में कोई दिक्कत नहीं है। चौथा वाला सर CH3 CHO वाटर के साथ कराया तो बना CH3 CH OH OH। बात समझना। अब यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड का सपोर्ट नहीं है, कौन बनाएगा? ये थोड़ी बनाएगा। इसका मतलब हाईली अनस्टेबल। और ये जब बनता है तो बनता है जितनी तेजी से उतनी ही तेजी से वापस भी होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बना लीजिएगा और नीचे लिखिएगा एक कार्बन पर जब 2 OH लगते हैं इस तरीके से तो इसे बोलते हैं जेम डाई ऑल। बना लीजिए और लिखिएगा जेम डाई ऑल आर हाईली अनस्टेबल, जेम डाई ऑल आर हाईली अनस्टेबल, जेम डाई ऑल आर हाईली अनस्टेबल क्लियर? कॉमा लगा के लिखना। दे बिकम्स स्टेबल ओनली, दे बिकम्स स्टेबल ओनली व्हेन, दे बिकम्स स्टेबल ओनली व्हेन intramolecular hydrogen bond formed. They becomes stable only when intramolecular hydrogen bond form.
अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ये स्टेबल होंगे, अदरवाइज नहीं हो। क्लियर है मामला? तो सर आंसर में ये तो तय बात है कि ये नहीं बनाएंगे, ठीक बात है ना? इस सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको सही कर देते हैं। इसके बगल में कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अपना अपना आंसर निकाल के चुपचाप बैठ जाइए। बॉइलिंग पॉइंट। अब बताना है आपको कि कौन सा ऑर्डर सही है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। Which of the following orders is are correct? थोड़ा दिमाग लगा के काम करिएगा। ये सब करा दिया है, ठीक है। एक से ज्यादा आंसर सही है। वो रखा है रिमोट? हम्म। फोर्थ। पकड़ नहीं पा रहे हो तुम? हाँ हाँ। हेलो, एक एक करके पूछेंगे सबसे। पहला ऑप्शन क्यों गलत है? क्यों दुश्मन बने हो उसके? सुन तो लो, रुक तो जाओ, वो जान गया है। हाँ हाँ हाँ, लग गई है तुम्हारी। क्यों दुश्मन बने हो? कहां तक मदद करोगे बेचारे की? अपने दिमाग से काम करो, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, ये दुश्मन है, दोस्त नहीं है तुम्हारे। बैठो। क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर सबसे ज्यादा HF का हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, लेकिन उसके बाद तो HI ही आएगा, फिर HBr और फिर HCl। तो यहां पर ये सीक्वेंस 100% गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इसको इधर और इसको इधर होना चाहिए। हम करेक्ट कर रहे हैं। आइए सेकंड वाले की बात करते हैं। बताओ बिटिया, इसमें क्या गलती है अगर ये आंसर नहीं है? क्या जब मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है तो मॉलिक्यूलर वेट की वजह से HI जीतने लगता है, यानी कि HI का ज्यादा और HF का कम हो जाएगा। क्लियर है मामला? तो जाहिर सी बात है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ये ऑर्डर है, यानी ये भी गलत है। यहां आते हैं सर, इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का मामला है। क्या ये बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से निकाला जाता है? तो अगर हम बात करेंगे तो
क्या बॉन्ड एनर्जी नंबर ऑफ बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जब निकालते थे तो क्या 7 गुणे 4 28 आता था, 10 दूनी 20 किलो कैलोरी आता था, और अमोनिया के लिए 3 गुणे 4 यानी कि 12 आता था। तो जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं तो आपको फिर सही भी ध्यान रखना है। मतलब मैं बहुत सिंपल कहानी बता रहा हूं कि आपको 500 सवाल नहीं लगाने भाई, 15 सवाल लगाओ, लेकिन एक एक ऑप्शन को करेक्ट करते हुए लगाते चलोगे तो कभी गलती नहीं होगी तुमसे। मतलब जबरदस्त नॉलेज होगा तुम्हारे पास। इसके बाद सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मामला यहां समाप्त होता है। अगली हेडिंग डालिएगा वॉन डर वाल बॉन्ड। चलें हटाया जाए। बोलो भाई हटाएं। चलो सर अगला हेडिंग डालिए वॉन डर वाल बॉन्ड। लिखिएगा वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये उनके लिए है कि जिनके लिए हम लोग बोलते थे जिनका कोई नहीं है, उनका वॉन डर वाल है। अब ये वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 भागों में बटा हुआ है। पहला लिखिएगा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। यानी 2 डाइपोल की वजह से भी वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या है? सर एक छोटी सी बात बताइए। डाइपोल का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पार्शियल चार्ज प्रेजेंट हो। तो अगर मैं बात करूंगा तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि मान लो एक डायग्राम बना देते हैं, बाद में तो हम उसको दिखाई देंगे मॉलिक्यूल। यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है। बात समझना। क्या ये चीज एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखी जाए तो ये आपको दिख रहा है HCl? अरे बोलो भैया, क्या इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है? और इस डिफरेंस की वजह से यहां पर क्या एक डाइपोल नेचर क्रिएट हुआ है? और जब डाइपोल क्रिएट होता है तो इसी को बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूल कैसा होता है? पोलर। कहा जाता है ना HCl मॉलिक्यूल कैसा होता है? पोलर। तो इनके बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी किसका पार्ट है? वॉन डर वाल का। क्लियर है मामला? और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला गया डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो ध्यान रखना है इनमें भी क्या चीज है जो काम कर रही है? वॉन डर वाल फोर्स काम कर रहा है। बना लीजिए, इसी फोर्स को कहते हैं कीजम फोर्स। क्या बोलते हैं? कीजम फोर्स। कीजम फोर्स। दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहलाता है। डाइपोल का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाना। तो प्लस माइनस है, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, रियल नहीं है। तो आप इसको आयन ना मान लीजिएगा। इसीलिए मैंने यहां क्या शब्द नीचे लिख दिया है? पोलर। अगर मैं पोलर नहीं लिखता तो प्योर चार्ज होता है, यहां पे या तो प्लस होता या माइनस होता। बताओ बेटा।
बहुत परेशान किए तुम लोग भाई। सर पढ़ाएं भी, टीवी भी चलाएं, एसी भी देखें बीच बीच में कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ चलाओ भाई टीवी। अब उनको बताया वो किसी और को बताएगा, तब तक क्लास खत्म हो जाएगा। क्लियर है मामला? एग्जाम्पल देखिएगा। अच्छा ये बताइए, ये क्या उन्हीं मॉलिक्यूल्स में लगेगा जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो? तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे HCl है, HBr है और मान लो ClF है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है ही है। अच्छा ये बताओ HF भी तो हो सकता है। HF में भी होता होगा, लेकिन वहां डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम इसको कभी, क्योंकि ये वीकर फोर्स है, तो ये मान के चलना है कि वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये किससे कमजोर है? इंजीनियर साहब चलाइए। सुनो बेटे, उधर देखो क्या कह रहे हैं भैया लोग। एसी भी चला दो और ढोलकिया लेके आ जाओ। गजब बजाया था गुरु इसने। चलो यहां तक बात समझ में आ रही है, तो इतनी बात याद रखनी। तुम्हारे जैसा बजाया था, जैसे तुम लोग ना कोई सुर है ना कोई ताल है, बस चले बड़े। अरे वो जब आया था तो उसने मतलब होता है ना, मतलब इसने हमको कॉन्फिडेंस में हिला दिया भाई। हमने पूछा, हमने कहा ये बताओ तुम इसको बजा लेते हो? कह रहा है आप कोई भी साग बता दो, बजा दूं अभी तुरंत। हमने कहा ये तो गजब, इतना कॉन्फिडेंस अगर कोई कह देगा तो आप उससे वाला कुछ पूछोगे उसके बाद? तो हमने कहा हमने ऐसे कैसे बजा दोगे? कह रहा आप बताओ। अच्छा जब आया तो वो नहीं पहने हुए था अंगूठी अंगूठी वाला वो सब? अरे देखा है जिन्होंने, जो लोग आगे थे वो लकड़ी अकड़ी बांधे था बकायदा। तो हमने कहा ये बहुत कोई मतलब ऊंचे गुरु से सीख के आया है, क्योंकि तुम नहीं समझ रहे हो, हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, उसको तो पता है ना वो टेंसाइल नेचर जो फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, वो क्या है क्या नहीं, वो जान रहा है कि लकड़ी से बजाने पे क्या होगा, फिर बीच में लोहे का, फिर कॉपर की अंगूठी पहने हुए। तुमने बहुत सारे साथी सुर होते हैं, पहने था 8-10 वो। खैर, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन समझ में आया। पहला वॉन डर वाल फोर्स कौन सा है? कीजम फोर्स, ये ध्यान रखना है। आइए अब दूसरा क्या होगा सर? अब ऐसे मॉलिक्यूल होंगे कि एक में तो डाइपोल होगा, यानी एक तो पोलर होगा, प्लस माइनस में टूटेगा, यानी कि टूटना इन द सेंस कि प्लस माइनस चार्ज डेवलप होगा, लेकिन दूसरा वाला बिल्कुल मरा हुआ होगा, यानी कि नॉन पोलर होगा। जैसे मान लो मैं HCl और Cl2 ले लूं, एग्जाम्पल समझना पहले पढ़ने से। HCl और Cl2 ले लूं तो HCl का मतलब क्या होता है? H प्लस Cl माइनस पार्शियल चार्ज है, बट Cl2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो कैसा होगा? नॉन पोलर। तो लिखिएगा दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल, और जो नॉन पोलर होता है उसको कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। इंटरेक्शन। अब ये जो टर्म आया है ना इंड्यूस्ड डाइपोल, ये क्या है? ये ऐसा है कि जैसे मान लो तुम मरे हुए बैठे रहते हो, जब टीचर आया तो हम लोग डाइपोल हैं, अब हमें देखकर तुम पढ़ना शुरू कर रहे हो, यानी कि तुम्हारे अंदर जो नॉन पोलर नेचर है वो एक तरीके से क्या हो रहा है? थोड़ा सा पोलर कैरेक्टर में आ रहा है, यानी हमें देखकर तुम्हारे ऊपर एक चार्ज डेवलप हो रहा है, जिसे तुम फिजिक्स में पढ़ते हो इंडक्शन। बोलो सर। इलेक्ट्रिक कॉइल, मतलब कॉइल में करंट मूव कराया, मैग्नेटिक फील्ड आया, बगल में रखा तो बगल में एक करंट इंड्यूस हुआ और बल्ब जल गया, जबकि कोई कनेक्शन नहीं है। यानी कि जब तक करंट, और उसमें भी बोला जाता है क्या कि जब तक करंट यानी अल्टरनेट चेंज होता रहेगा फ्लक्स, तब तक तो वो इंड्यूस काम करता है। फ्लक्स चेंज करना बंद कर दोगे तो इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा, यानी कि वो जो फील्ड है
उस फील्ड से आप वो बल्ब अगर बार बार पास करा रहे, तो जब आप पास कराएंगे और बाहर निकालेंगे उस बीच में बल्ब जलेगा, लेकिन बीच में आप कहीं रोक देंगे तो चेंज इन फ्लक्स जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है और कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होता। यही सब कहानी है ना। अरे ए क्या है वे साले, क्या बिना पढ़े हम लोग यहां आ गए क्या? तुम्हें क्या लगता है कि बस तुम्हारे वाले नहीं समझे? देखो हर आदमी क्या है, अब जैसे उनको कोई बोलने की बात नहीं, उनको भी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया आता है, मैथ वाले सर को केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों आता है बढ़िया, से कहना पड़ता है। मजाक कर रहे हैं यार, आपस की बात है, मतलब उनको भी आता है, लेकिन क्या है, हम लोग क्यों पढ़े मैथ और फिजिक्स भाई, जब हमें केमिस्ट्री से नहीं फुर्सत है, उनको बेचारे को मैथ से नहीं है, उन फिजिक्स वालों को फिजिक्स से नहीं है, क्योंकि इसी में तुम्हारा डब्बा गोल है। अरे हम इसमें स्पेशलिस्ट हैं तो नहीं सिखा पा रहे हैं, बताओ, तो काबिल इसमें तुम ज्यादा हो हम लोगों से, क्योंकि तुम जिद पे हो कि नहीं सीखेंगे और पढ़ के आओ। और कुछ तो ये कह देते हैं बताया पढ़ाया है लेकिन मजा नहीं आया। भाई हम कैसे दे तुम्हें मजा, बताओ है? मजा नहीं आया भाई, मजा तो नहीं दे पाएंगे ना तुम्हें। तुम्हें लग रहा है क्या मालूम है, जैसे कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो अब हमने तुमको ऐसे समझा रहे हैं यहाँ पे, वो भी तरीका है, आने वाले टाइम में बताएंगे कि जैसे तुम मरे से पढ़े हो, 3 घंटे की क्लास हुई और कुछ नहीं हो रहा है, तुम पढ़े हुए हो शांति से, तुम डाइपोल, हम लोग डाइपोल की तरीके काम कर रहे हैं और तुम एक तरीके से बात करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरीके बात कर रहे हो, पोलर और नॉन पोलर समझो, मरे पड़े हो, कुछ नहीं है मतलब। और पता चला कि अचानक से तुमसे कहा गया कि सुनो अभी तुमको एक मॉडल आ रही है, उनसे मिलाना है, तुरंत डाइपोल्स, तुम्हारा जो नॉन पोलर नेचर है वो पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सीधा सा फंडा है कि आपको किसी के, मतलब कहने का यह मतलब है कि ये वो वाले मॉलिक्यूल है जो अकेले हैं तो कोई पोलर वोलर नेचर नहीं है, चुपचाप पड़े हुए हैं, लेकिन जब किसी के संपर्क में आए तो उस समय इनके अंदर एक पार्शियल चार्ज डेवलप होने लगा। क्लियर है मामला? तो बनाइएगा, क्या इनका डिजाइन कुछ ऐसा होगा कि मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, और यहां पर ये नॉन पोलर है, कोई चार्ज वार्ज नहीं है, ये पोलर है, देखते चलना। अब हम इसको इंड्यूस्ड डाइपोल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा एक बात तो तय है, जितना प्लस और माइनस है सब कांस्टेंट है, यानी डिफरेंस नहीं है। अब जब इनके संपर्क में आए तो जैसे ही प्लस आया इनका माइनस बाहर आने लगा और वो आके सरफेस पे खड़ा हो गया, तो इसका मतलब अब यहां माइनस और यहां पर थोड़ा प्लस आया, तो इसका मतलब यहां पर ये तो पहले से ही डाइपोल था और इनको देखकर इनके अंदर एक डाइपोल नेचर आया है, जिसको मैं कहूंगा वो किस वजह से आया है, इंड्यूस होकर आया है, तो बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, अब तुम्हें क्या लग रहा होगा कि इसको जल्दी से इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दो। यार इलेक्ट्रोस्टैटिक तब बोलते हैं जब चार्जेस हो, यहां चार्ज वार्ज छोड़िए, रियल, ये तो एक पार्शियल कैरेक्टर आ रहा है और जा रहा है, तो इसलिए अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। ये भी एक प्रकार का क्या है, वॉन्डर वॉल, वीक नहीं है मेरे लाल, वो तो वीक था ही, वॉन्डर वॉल बॉन्ड या वॉन्डर वॉल फोर्स का ही पार्ट है। अब जैसे उसका नाम कीजम रखा गया था वैसे ही इनका नाम डिबे फोर्स रखा गया। ये पेपर में नाम से आते हैं तो याद करना है, क्या बोलेंगे, डिबे फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा। अब एग्जाम्पल लिखते समय आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, तुम सिर्फ यही कहोगे कि आप जो भी एग्जाम्पल लिखोगे उसमें एक मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो और दूसरे वाले में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं HCl और Cl2 के बीच में, HCl और Cl2 के बीच में। एक दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूं HCl और हीलियम एटम के बीच में, इसमें भी हो सकता है, यानी इनर्ट गैस ले आओगे तो वो भी पोलराइज होने लगेगी। ट्यूबलाइट जो है यही है कहानी।
ट्यूबलाइट तोड़ते हो, पाउडर निकलता है, एक गैस निकलती है जो कि नियॉन गैस है। तो नहीं मालूम है, बात ही खत्म है। तो फर्जी ज्ञान देने कोई फायदा नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं। तुम कह रहे हो सर हमारी नहीं जल रही है ट्यूबलाइट, तो हम क्या बता, तुम बल्ब भी जलाओ भाई। यही देखो, ये मामला समझ में आया आपको? तो दो आपने फोर्स पढ़ लिए। अच्छा एक बात बताइएगा, जैसे जैसे हम वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी कीजम फोर्स यानी डाइपोल और डाइपोल के बीच में, और उसके बाद डिबे फोर्स मतलब एक डाइपोल और दूसरा इंड्यूस डाइपोल, तो क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा होगा? तो वॉन्डर वॉल में भी सबसे बढ़िया वाला कौन सा है? कीजम फोर्स यानी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। उसके बाद क्या आएगा? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और तीसरा वाला कौन है कि तुम अपने हैं अपने आपस में दोस्ती कर लो, यानी इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, जिसको बोला गया इंस्टेंटेनियस। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। बस 5 मिनट रुक जाओ फिर खत्म हो जाना। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, इस फोर्स का नाम है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये और वीकर हो जाएगा। लिखिएगा, अब इसमें हम कुछ बना नहीं सकते क्योंकि चार्ज अगर बनाएंगे तो मामला पोलर होने लगेगा, वो गलत हो जाएगा। अब हम कैसे बताएं कि दोनों नॉन पोलर वाले थे लेकिन एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे पहला पॉइंट लिखिएगा, बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑब्लिक एटम, एटम में भी काम करेगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल या एटम के बीच में लगने वाला फोर्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लाइक इनर्ट गैस। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, वीकेस्ट वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीकेस्ट वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक बात, देखिए सर, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, इधर देखो, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव, ये बनाया। ये क्यों बना रहे हैं सुनिएगा, मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, वो उसके अंदर प्रेजेंट सारे वेक्टर्स का सम के बराबर होता है। तो यहां पर क्या हम ये बोल सकते हैं प्लस से माइनस, जितना डाइपोल इधर आएगा उतना ही डाइपोल इधर आएगा, और ये दोनों बेटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, यानी इसका म्यू नेट जो होगा वो क्या होगा, 0, जिसकी वजह से हम बोलते हैं ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। तो अब ये बताइए नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया ये, ऐसे ही ये भाई साहब भी क्या है, नॉन पोलर। तो अब जाहिर सी बात है कि इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, यही लंदन फोर्स, यानी कि इंड्यूस्ड डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो इनके बीच में भी वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये तो कोई बात नहीं। अब क्या इसी का रिजल्ट हमको मिलता है, ड्राई आइस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जुड़ते CO2 गैस नहीं सॉलिड बना लेते। गुरु नहीं होता है, तुम्हें नहीं पता है, तुम बहुत अनजान आदमी हो। कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहते हैं, ड्राई आइस, लेकिन उसकी सॉलिड फॉर्म को बोला जाता है। क्लियर है मामला?
लेकिन याद रखना, अब तुम्हारे मन में एक टर्म आएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जुड़ कैसे गए आपस में अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। तो जिसका कोई नहीं है उसका वॉन्डर वॉल है। लेकिन वॉन्डर वॉल में भी कौन सा वाला भगवान है, बोलो भैया? तो ये भगवान का नाम भी याद रखना है, यानी कि डिस्पर्जन, लंदन डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? जो सबसे वीकेस्ट है, ये समझ लो। हाँ, हजारों मॉलिक्यूल, करोड़ों मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेंगे तो वीक और स्ट्रॉन्ग से मतलब नहीं होता है। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अगर इंटरेक्शन शुरू हो गया तो मॉलिकुलर वेट इनका अच्छा खासा 44 है। तो ये अच्छा खासा पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी तो बढ़ा ही लेंगे, उतना मास आ जाएगा। सॉलिड नेचर क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा मास आके खड़ा हो जाए तो क्या बन जाएगा? सॉलिड। अरे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसका सीधा फंडा डेंसिटी से कोरिलेट किया जाता है। डेंसिटी का मीनिंग ही यही है, कम जगह में ज्यादा भार आ गया तो अपने आप ही वो क्या हुआ? सॉलिड हो गया। कम जगह में ज्यादा मास आना, सॉलिड। ज्यादा जगह में कम मास आना, गैस है। सीधा फंडा है सर। अगला सर, इसी में अगर आपके पास आयोडीन है तो क्या आयोडीन मॉलिक्यूल आपस में मिलकर I2 सॉलिड बनाते हैं? उसका भी रीजन यही है, इनके पास भी कोई चार्ज वार्ज नहीं है। यहां तो प्लस माइनस भी नहीं दिखा सकते। इनके बीच में भी कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? यही लंदन फोर्स, यानी वीक वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसकी वजह से ये बनाते हैं I2 सॉलिड। नेफ्थलीन की गोलियां देखी होंगी आपने, घर में मम्मी लोग कपड़े अपड़े के साथ रखती हैं, गर्म कपड़ों को जब रखा जाता है। ये नेफ्थलीन है सर, 2 बेंजीन रिंग। अब इनके मॉलिक्यूल भी, क्योंकि सॉलिड है, व्हाइट कलर की गोली है, तो इसका सीधा सा मतलब है इनके मॉलिक्यूल भी आपस में इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं। तो यहां से ये मिलकर बनाएंगे नेफ्थलीन। और ये भी सॉलिड है। इसका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वीकर फोर्स है तो वो सॉलिड नहीं बना सकता। सॉलिड तो किस पर डिपेंड करता है? मॉलिकुलर वेट पर। मॉलिकुलर वेट ज्यादा है और आप पास पास ले आए थोड़े से भी इंटरेक्शन से तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जो हम लोग बोलते हैं कि अच्छा, इसमें हम लोग ले भी उन्हीं लोगों को रहे हैं। इधर देखो, जो जिनका मॉलिकुलर वेट ज्यादा है। यहां एक चालाकी की है, हमने F2 नहीं लिखा। हमने F2 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? साइज बहुत छोटा है तो इसका मतलब उतना इंटरेक्शन काम नहीं करेगा, इसलिए ध्यान रखना। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इन तीनों में वॉन्डर वॉल फोर्स वीक होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वॉन्डर वॉल के 3 बच्चे, एक है कीजम, दूसरा है डिबे और तीसरा है लंदन। और इसमें सबसे स्ट्रांग कौन है? उसके बाद डिबे, उसके बाद लंदन। बात समझ में आ रही है? इतनी कहानी आपको ध्यान रखनी है और जितना पढ़ाया गया है उसको अच्छे से रिवाइज करिए।